अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो अल्टीमेटम साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने दिया था वो खत्म होने को है। क्या हुकूमत अब इस दूसरे राउंड के लिए तैयार है? ये दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ साथ इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा है। तो क्या किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान साहब मांग रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे ये जो बात चल रही है आइंदा इंतखाबात के हवाले से, अभी तक ये टॉपिक क्लोज नहीं हुआ। आइंदा इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हुआ जब ये तमाम फर्स्ट राउंड इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का लेकर आ रहे थे। तो इस हवाले से यास्मीन राशिद जो है वो दरख्वास्त लेकर पहुंची FIR के लिए, लेकिन वो FIR कट ना सकी, उनकी दरख्वास्त वसूल ना की गई। तो इसकी क्या वजह है, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे जो इसराइली दौरे की इस वक्त पाकिस्तानी डेलीगेशन की जानिब से जो कहा जा रहा है कि इसराइल का दौरा किया गया है, तो इन बातों में कितनी सदाकत है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि इसी हवाले से इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, वो ये कह रहे हैं कि ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। और ये खबरें भी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन वहां पर मौजूद था और वजारत खारजा ये कह रही है कि पाकिस्तान से कोई भी वफ्द इसराइल नहीं गया। तो ये इन बातों में कितनी सदाकत है, क्या वाकई में पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था या नहीं गया था, इस पर बात करेंगे। चूंकि इसी हवाले से इलामा अशरफी साहब ने मुतालबा किया, वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इसराइली सदर के बयान की तहकीकात करवाएं। और उसके साथ साथ नाज़रीन वो मसला जो अवाम का मसला है उस पर बात करेंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है और अब नया बॉम्ब जो अवाम पर गिराने जा रही है हुकूमत वो है बिजली को बढ़ाने का बॉम्ब। तो उस पर बात करेंगे। जुलाई से खबरें सामने आ रही है कि बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट इजाफा किया जा सकता है, इसका इम्कान है। तो ये बिजली और तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये आखिर कहाँ जाकर रुकेंगी? ये इम्तहान अवाम का कब तक जो है वो चलता रहेगा? उसके साथ साथ ये बात करेंगे IMF से जो डील की बातें चल रही हैं कि डील करनी पड़ेगी तभी किस्त जो है वो आगे दी जाएगी, तभी लोन दिया जाएगा। तो इस डील को करने के चक्कर में कौन कौन सी चीजें महंगी करनी पड़ेंगी, अवाम का मज़ीद कितना टेस्ट होगा, इस पर बात करेंगे। क्योंकि वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम सदीक मलिक साहब भी कह रहे हैं कि तो हुकूमत के पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं है। तो इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, जो फर्स्ट राउंड हुआ था इमरान खान साहब का, लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, डी चौक की तरफ आना था, बहरहाल कंप्लीट पहुंचे नहीं, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन क्या आपकी हुकूमत इस बार के लिए रेडी है, इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे उसके लिए? राना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? राना साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन हम। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम बात करेंगे इस वक्त जो खबरें चल रही हैं कि और इमरान खान साहब जो तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। इमरान खान साहब ने पेशावर में जो वर्कर्स कन्वेंशन किया उस पर उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देकर ये बताए कि हमें किस बेसिस पर, किस बुनियाद पर रोका गया और ये लॉन्ग मार्च क्यों रोका गया, क्यों डाइवर्ट किया गया। इसे बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, पहला जो राउंड था इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का, वो डी चौक तो पहुंचे, डी चौक तो बहरहाल पहुंच नहीं पाए लेकिन इस्लामाबाद पहुंचे, वहीं से बीच में से यू टर्न ले लिया। बट वो दोबारा 6 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था उन्होंने, वो खत्म होने को है। तो ये दूसरे राउंड के लिए आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले राउंड के लिए भी तैयार थे और दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तो इमरान खान साहब आके जलसा करना चाहते हैं, अपनी इजहार राय करना चाहते हैं और कोई रुकावट नहीं डालना चाहते, तो ही इज मोस्ट वेलकम। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको हम लोग प्रोटेक्शन देंगे और वेलकम करेंगे। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, इस चीज की इजाजत है। लेकिन अगर उनका एजेंडा ये है कि वो अपनी कोई गैर कानूनी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड लेके एक आम आदमी की जिंदगी में खलल डालेंगे, जो एक्टिविटी जो इस्लामाबाद की जो मूवमेंट है उसको रोकेंगे, रेड जोन में आने की कोशिश करेंगे, तो उसकी हम कतई इजाजत नहीं देंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि वो पहले भी आए और फिर वो वापस आके चले गए, क्योंकि 25 लाख लोगों को आना था लेकिन एंड में सिर्फ कुछ चंद हजार लोग आए। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि वो जो वापस गए हैं वो वापस आने के लिए वापस नहीं गए। ठीक है राना साहब, आपने बात किया, आप ये फरमा रहे हैं कि बहुत कम लोग आए हैं, तो आपकी हुकूमत ने लोगों को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया, तो लोग कहां से आते?
देखिए, केपीके में तो कोई रुकावट नहीं थी। वहां से भी चंद हजार लोग आए, जीबी से भी कोई रुकावट नहीं थी। वहां उनकी अपनी हुकूमतें थी, उन्होंने हुकूमती रियासती ताकत को भी इस्तेमाल किया, और उसके बाद बावजूद जो नंबर्स आए वो बड़े मिनिस्क्यूल थे। दूसरा देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि अगर इसका पैरेलल ड्रॉ करें, जब पीटीआई खुद हुकूमत में थी, तो तब जब टीएलपी जो है वो अपनी मार्च लेके, अपनी डिमांड्स लेके, जो उनको लगता था बिल्कुल ठीक है, वो लेके आई, तो तब पीटीआई ने भी उनको रोका, उन पे शेलिंग की, बल्कि 20 लोगों की अमवात होगी। इसी तरह जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते थे इस्लामाबाद में घुसते थे, तो उस वक्त भी जो पीटीआई है वो आपको क्लिप्स मिल जाएंगे, जिन इतनी शेलिंग किया करते थे कि धुआं धुआं हो जाता था। देखिए, रियासत जो है उसने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। किसी को इजाजत नहीं है कि वो वहां मूवमेंट को रोके, वहां खलल डाले। वहां डिग्निटीज होते हैं, आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, काम ने चलना है, पूरी दुनिया कैपिटल को वॉच करती है। तो इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वहां आके आप रुकावटें डालें और फिर यरगमाल बनाएं, हुकूमत को ब्लैकमेल करें और तमाशा लगाएं पाकिस्तान में। राना साहब आप ही कह रहे हैं ना कि किसी को इजाजत नहीं है कि इस्लामाबाद को बंद किया जाए, कैपिटल है, लेकिन उनके आने से पहले इस्लामाबाद यहाँ पर कंप्लीटली बंद हो चुका हुआ था। देखिए, मैं समझता हूँ स्टेप का फायदा ये हुआ कि एक दिन में मामला हल हो गया, बजाय कि ये हफ्तों और दिनों के अंदर ये चीज फंसती, तो वो ऐसा नहीं हुआ। तो इसका बेनिफिट ही हुआ, पाकिस्तान को भी इसका बेनिफिट हुआ। ठीक है, राना साहब ये कहिएगा, अब चूंकि इमरान खान साहब ने जो अल्टीमेटम दिया था वो तो खत्म हो चुका है, लाइक एक दो दिन में खत्म होने वाला है। उसके बाद इमरान खान साहब ने तो एक तो सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, और उसके बाद हमें बताया कि हमें किस बुनियाद पर रोका गया। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस बार मैं आया तो मैं ज्यादा जोर से आऊंगा। सर आप क्या समझते हैं, इस बार आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपकी हुकूमत की किस तरह से डील करेंगे? जैसे पहले डील किया गया वैसे ही डील होगा या इस बार तरीकेकार कुछ मुख्तलिफ होगा? देखिए, पिछली दफा भी जब वो आए थे तो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने जो है वो डैमेज की प्रॉपर्टी कैपिटल की। उन्होंने जो है जो पुलिस वैन्स हैं उधर तोड़फोड़ की। इनके जो वर्कर्स हैं उनके घरों से असला बरामद हुआ। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, डायरेक्ट फायरिंग की इनके वर्कर्स ने, और एक पुलिस की हलाकत हो गई। ठीक है, राना साहब से नाज़रीन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है। इसी वाले से नाज़रीन बात करें, चूँकि इस वक्त इमरान खान साहब दूसरे राउंड के लिए रेडी हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस बार आया तो मेरी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी। अब वो क्या स्ट्रैटेजी होती है इमरान खान साहब की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक पर जलसा करने से मना किया था। उन्होंने एक ऑल्टरनेट जगह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर की थी कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ पर जलसा करें, जो गालिबन 8-9 इस्लामाबाद में जो जगह बन रही है वहाँ का कहा गया। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त सवाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमें रूलिंग देकर बताया जाए हमें किस बुनियाद पर रोका गया, और अगर तो सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता तो मेरी इस बार जो दूसरी स्ट्रैटेजी होगी दैट वुड बी डिफरेंट। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि तारीख आपको माफ नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन और अदालत को पूरी कौम देख रही है, इस पर भी बात की उन्होंने। राना साहब अगर आपको मेरी आवाज आई तो आप कहिएगा कि इस बार मैं आपसे पूछ रही थी कि इस बार आपकी हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है और वो हमें ये नहीं बताते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम क्यों रोका गया, तो इस बार उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। तो क्या इस बार आपकी हुकूमत उसी स्ट्रैटेजी से आई थी जिस पहली दफा आई थी, या इस बार स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी? अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने जलसा करना है तो वो दरखास्त दें, हम उनको जलसा गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, परेड ग्राउंड मौजूद है, उधर आए और जलसा करें, हम उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। लेकिन अगर उनका प्लान ये है कि उन्होंने डी चौक आना है और रेड जोन में घुसना है और उसकी जो रुकावट करनी है, तो हमारी स्ट्रैटेजी वही होगी जो हमारी पहली दफा स्ट्रैटेजी थी। इस चीज को हम इजाजत नहीं देंगे। देखें, तरीकाकार होता है, अगर आपने कोई आके अपनी इजहार राय करना है, आपने जलसा जुलूस करना है, तो आप जो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया अगर एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा ये प्लान है, हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, ये चीजें हम करेंगे, इस तरह का प्लान वो लेके आए, हम उनको मंजूरी दे देंगे। लेकिन अगर उससे वो हटेंगे
वायलेट करेंगे उसको, और उनका प्लान है कि हम कोई रुकावटें डालेंगे या हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे, रेड जोन में घुसेंगे, तो उसके लिए स्ट्रेटजी हमारी जो मर्जी इनकी तैयारी है वो तैयार है। राणा साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? चूंकि हमने उस दिन ही देखा काफ़ी स्ट्रिक्टनेस पुलिस की तरफ से भी देखी गई, लेकिन उसके बाद जब पंजाब पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त वसूल नहीं की, वो बेसिकली FIR कटवाने के लिए गई और वहां पर उनकी FIR नहीं काटी गई, क्योंकि फुटेजेस मौजूद है, हम सब ने देखा क्या हुआ उनके साथ, उनकी गाड़ी के साथ। सर, क्या आपकी हुकूमत इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो जो कुछ उस दिन डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हुआ और जिस तरह से उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन में आपकी हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है क्या? देखिए, जो वो इंसिडेंट था वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और किसी को उस इंसिडेंट को देख के खुशी नहीं हुई, लेकिन उस इंसिडेंट के दो रुख हैं। देखें, वहां 144 नाफिज थी पूरे पंजाब में, जिसका मतलब है कि असेंबली ऑफ 5 पीपल और मोर इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहले तो जितने लोग अगर 5 की तादाद से ज्यादा निकले तो उन्होंने कानून की भी वायलेशन की और कानून की खिलाफ वर्जी की। दूसरा, वहां नाका लगा हुआ था, उस नाके को तोड़ते हुए यास्मीन राशिद साहिबा की जो गाड़ी है वो आगे निकली। खुदा ना खास्ता कोई पुलिस वाला उनकी गाड़ी के नीचे आ जाता और उसकी जो है वो शहादत हो जाती, तो फिर ये बिल्कुल डिफरेंट कहानी बन जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनकी शीशे नहीं टूटने चाहिए थे, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद को गाड़ी भगानी भी नहीं चाहिए थी और नाके के इतने करीब लानी भी नहीं चाहिए थी जिसकी इजाजत नहीं है। ठीक है राणा साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक फरमाई, क्योंकि दफा 144 नाफिज थी तो 5 लोगों से जायद लोगों की जो गैदरिंग थी उस पर पाबंदी भी थी, लेकिन शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नाका पहले क्रॉस किया नहीं, वो नाके से पहले खड़ी थी और उसके बाद उनकी गाड़ी के ऊपर जब वो मुख्तलिफ जो लोग थे जिन्होंने उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया, डंडों से उनके शीशे तोड़े, उसके बाद बहुत स्पीड से उन्होंने वो नाका तोड़ा है। बहरहाल उसके बाद जो भी होता है, अब जब वो FIR के लिए गई हैं तो आप नहीं समझते कि FIR कटनी चाहिए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? देखिए, जो वो पहला नाका नहीं था, उससे पहले भी बहुत सारे नाके थे जो यास्मीन राशिद साहिबा जो और उनकी गाड़ी और उनके जो पीछे गाड़ियां थी वो रोकने के बावजूद वो तोड़ के वो आगे बढ़ती रही। ये कोई तीसरा चौथा नाका था जहां ये पहुंची और इन्होंने बड़े खतरनाक तरीके से जो है वो गाड़ी चलाई। मैं लेकिन फिर रिपीट करूंगा कि ये कोई अच्छे इमेजरी नहीं थी जो उनकी शीशे तोड़े गए और टूटे, लेकिन वो कानून की वायलेशन कर रही थी। जो पिछले नाके भी उन्होंने तोड़े वो भी वायलेशन थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें, जो पुलिस वाले उनको तो ऑर्डर मिले हुए हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट करने। 144 नाफिज थी, वो ये नहीं देखेंगे कि अभी ये PMLN वाले लोग आए या PTI वाले लोग आए या पीपल्स पार्टी वाले लोग आए, वो देखेंगे कि अपने ऑर्डर उन्होंने इंप्लीमेंट करने। ठीक है राणा साहब, फैसल जावेद साहब ने सेनेट में ये कहा कि अवाम से पूछें, रेफरेंडम करा दें, और अगर अवाम इलेक्शन चाहती है, कौम इलेक्शन चाहती है, इलेक्शन करवा दें। सर, आप में समझते हैं कि कौम इलेक्शन चाहती है इस वक्त? देखें, इलेक्शन का बहुत एक सिंपल सी बात है। ये जब हुकूमत छोड़ के गए तो 10.8 अरब डॉलर रिजर्व में जो है वो मौजूद थे, जिसमें से सिर्फ 3 अरब ऐसे डॉलर हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 10 से 15 दिन के भी आपके इंपोर्ट का कवर नहीं है। अगर आज आप इलेक्शन में चले जाते हैं तो IMF आपसे बात नहीं करेगी। अगर आपसे IMF बात नहीं करेगी और अगर आप ये शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स को पूरा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान दिवालियेपन के बिल्कुल दहाने पे खड़ा होगा और खुदा ना खास्ता हो ना जाए। तो ये एक टेक्निकल बात है जो इनको समझ नहीं आ रही कि जो इन्होंने मीशत की तबाही की है, पाकिस्तान इलेक्शन इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और ये आप किसी से भी क्रॉस चेक कर लें, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें कि 3 माह की केयर टेकर हुकूमत पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर चैलेंजेस हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बहुत बुरी मईशत के हाल हो जाएंगे। तो ये जो 1-1.5 साल है, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइटल है। पाकिस्तान की मईशत के लिए ये सबसे अहम चीज है कि पॉलिटिकली स्टेबल हो, ताकि मईशत को जो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए है, जो मुश्किल फैसले करने हैं, और जो डोनर्स हैं, जो आपके फ्रेंडली ममालिक हैं, उनको भी ये तसल्ली हो कि जो हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहे हैं या जो लोन्स हम इनको दे रहे हैं वो वापस मिल जाएंगे, ये मुल्क कहीं मईशती तौर पे डूब ना जाए। तो ये जो मुल्क दुश्मनी इमरान कर रहा है, ये इलेक्शन की आग पिला के, मैं समझता हूं कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है और इनको पता है, ये जानते हैं कि मुल्क के मईशत के क्या हाल ये छोड़ के गए हैं। और इनको ये भी पता है कि अगर जिमनी इलेक्शन, अगर हम लोग इलेक्शन में जाते हैं
3-4 माह की केयर टेकर हुकूमत आती है तो आपकी मईशत का पटाखा बच जाएगा। राणा साहब फरमाइएगा, आपने जैसे भी बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, सब उस बात से एग्री कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, अभी बिजली की प्राइस बढ़ने वाली हैं। अब आपकी हुकूमत ने डिसाइड कर ली है कि आइंदा जो आम इंतखाबात हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे। जी बिल्कुल, आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो अगस्त 2023 में होंगे। ठीक है, ठीक है। इसी हवाले से राणा साहब मैं जानना चाहूँगी, ये भी कहिएगा, ये तमाम इस वक्त जो आपकी हुकूमत की स्ट्रैटेजी चल रही है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से, इकॉनमी के लिहाज से बात की जाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी से डील करने की बात की जाए उस एस्पेक्ट से, सर क्या समझ रहे हैं? अभी जो IMF के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अभी एक जो राउंड हुआ उसमें नाकाम मुज़ाकरात रहे, इसी की वजह से मुख्तलिफ और सख्त फैसले भी करने पड़े हैं। कौम ये समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान में सख्त फैसलों की जरूरत है, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने आवाम के रिलीफ के लिए कोई पैकेज, कोई स्ट्रैटेजी, कोई इस तरह की चीज आप लोगों ने सोची है, कोई बनाई है? क्योंकि आपके जो वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं है। देखिए बिल्कुल, पहले तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हम यहाँ आज किस तरह आए हैं। IMF की टॉक्स जो हैं आज कुछ चंद हफ्तों से डिले नहीं हुई, ये टॉक्स आपकी जनवरी में जब हुकूमत ने रियलाइज किया कि हमने इतना ज्यादा डिले कर दिया है तो ये मिनी बजट लेके आए जो कि 350 अरब का मिनी बजट था। और फिर उसके बाद अगले ही महीने जब इनको पता चल गया कि ये जाने लगे हैं तो इन्होंने 300 अरब की एमनेस्टी दे दी, इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस फ्रीज कर दी और इन्होंने ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अंदर सब्सिडी दी और IMF से वादा खिलाफी जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी, जो इनके वादे थे, उससे बिल्कुल यू टर्न ले लिया। और आप देखें कि फरवरी का महीना, फिर मार्च, फिर अप्रैल और मई, ये 4-5 महीने अगर ये हुकूमत सीरियस होती और बारूदी सुरंगें ना बिछाती और मुल्क दुश्मनी ना करती तो अब तक IMF जो है ये तो फरवरी में ही कंक्लूड हो जाना था। अब हमें ये जो फैसले करने पड़ रहे हैं, अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि आपने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है, जो पिछली हुकूमतों की कमिटमेंट्स हैं जो PTI ने की थी उनको पूरा करना है। उसकी वजह से मैं समझता हूँ महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन जो हम डायरेक्ट सब्सिडीज दे रहे हैं जिसमें अभी ये 28 अरब का पैकेज है जो 2000 रुपए जो है एक खानदान को महाना मिलेगा, जो पेट्रोल प्राइसेस का राइज है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। इसके अलावा भी हमारी कोशिश है कि आटा सस्ता करें, चीनी जो घी है उसमें सस्ता करें। पंजाब गवर्नमेंट वो पॉलिसीज लेके आ रही है, उससे हम लोग एक आम आदमी को रिलीफ जरूर देंगे, लेकिन हमें आवाम को भी गाइड करना है। और मैं समझता हूँ मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि जो दूसरा रुख है, अगर हम ये सब कुछ नहीं करते तो खुदा न खास्ता फिर दूसरा रुख श्रीलंका वाला है, वो डिफॉल्ट वाला है। तो हमें ये सख्त फैसले करने हैं और मैं समझता हूँ कि ये PTI का भी फर्ज है कि वो असेंबलियों में आके बैठे और ऑपोजिशन का किरदार अदा करे। ये हमें और इसी के साथ नेशनल हार्मनी की ठीक है। और ऐसे ही मुसद्दिक मलिक साहब को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें कि हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग के रहनुमा के साथ मौजूद थे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो बहस चल रही है, चूँकि इसराइल सदर ने कहा है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने इसराइल का दौरा किया है, तो इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन से बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त एक बहस सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं जिसमें इस वक्त जब इस्राएली सदर ने ये कहा कि पाकिस्तानी डेलीगेशन इसराइल पहुंचा और उनसे हमारी बात भी हुई, उसके बाद वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई वफ्द इसराइल नहीं गया। तो अब ये कोई सरकारी डेलीगेशन था या नहीं था, क्योंकि इसमें एक पाकिस्तान टेलीविज़न के एंकर पर्सन भी मौजूद थे, उनको भी खैर इस हवाले से बरतरफ कर दिया गया है। इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौजूद हैं अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, आपने भी इस हवाले से बात की, आपने कहा कि हमारा पाकिस्तानी अवाम और रियासत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमारा इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी इस किस्म की बातों का सामने आना, और फिर इमरान खान साहब ये कह भी रहे हैं कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ये वाकई में इसराइल को मारने जा रही है, उनके हवाले से हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। आप इस तमाम मामले को किस तरह से देख रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब से मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि हमारे कुछ चीज़ें मुत्तफिका हैं। इस कौम की मुत्तफिका चीज़ों में एक फ़लस्तीन का मसला है और एक कश्मीर का मसला है, और ये खान साहब को भी पता है, वो वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या कोई हुकूमत उसे तस्लीम करने जाए। तो इस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक वो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का जाना है, और वो बहरहाल वजारत दाखिला और वजारत खारजा को हमने ख़त लिखा है कि इस पर तहकीकात की जाए और जो कानूनी एक्शन बनता है वो लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है नुकसान पहुंचाया है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम है, उनके दिलों को जख्मी किया है। तो लिहाजा ये तो बड़ी वाज़ेह बात है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है कि जब तक एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती, उस वक़्त तक इसराइल से ताल्लुकात के कायम करने का सोचा भी नहीं जा सकता है। और मैं फिर भी ये गुजारिश करूँगा कि इस पर हमें सियासत भी नहीं करनी चाहिए, और जो लोग इसराइल के बड़े फ़ज़ाइल पाकिस्तान में बयान कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो खुदा का खौफ करें। उनको वो मासूम बच्चों की लाशें नज़र नहीं आती हैं, उन बहनों की लाशें नज़र नहीं आती, उन माओं को वो माएँ उन्हें नज़र नहीं आती जिनको इसराइली दरिंदे मारते हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि वो तो बड़े हम्बल हैं, वो तो बड़े अच्छे हैं, वो तो बड़े, ये कल कोई इसी तरह के फजाइल जो है वो इंडियन आर्मी के बारे में भी हमें सुनाएगा। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अल्लामा साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तानी वफ़द इसराइल गया, और इसके साथ ये भी कहा कि ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इस किस्म का बयान आप नहीं समझते कि इंटरनेशनली भी हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा? क्योंकि हमारी स्टेट की, हमारी रियासत की एक वाज़ेह पॉलिसी है जिसमें हमें भी कोई डाउट नहीं है। देखिए, खान साहब से मैंने जैसे अर्ज किया, मैं अर्ज करूंगा कि ये उनके दौरे हुकूमत में उन पर भी इल्जाम लगा था, और उस वक्त भी हमने कहा था ये मुमकिन नहीं है, और आज फिर हम ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। खान साहब जैसे बड़ी जमात के लीडर को, साबिक वजीर आजम को इस तरह की स्टेटमेंट बगैर तहकीक के नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक इस वक्त की बात है तो इसकी जरूर तहकीक होनी चाहिए। ये एक अमेरिकन NGO है जो अब तक की मालूमात हैं, उसमें PTV का एक एंकर पर्सन चला गया जिसको हटा दिया गया है आज, बल्कि कहते हैं उसी दिन हटा दिया था, और उसके बारे में जो भी ज़ाब्ता था पूरा किया जा रहा था। तो हमें बल्कि इसके ऊपर तो चाहिए कि हम सब एक आवाज़ बने, एक दूसरे के साथ जो है ना वो गोल सेट ना करें, अपनी सियासत अपने इश्यूज पर करें। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी असास है, हमारी बुनियाद है, ये इशू नहीं है हमारे लिए, ये सियासत का वो नहीं है। इस पर सियासत करने की बजाय हमें इस मसले को मुत्तफिका रहने देना चाहिए, और बाकी इशू हैं आप उस पर सियासत करें, आपके पास मैदान है। खान साहब से भी यही गुजारिश है, बाकी जमातों से भी यही गुजारिश। ठीक है, इसी के साथ साथ अल्लामा साहब, मैं आपको बता चलूँ कि इराक़ी पार्लियामेंट ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने को जुर्म करार दिया है, और उन्होंने एक बिल भी पास किया है कि जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी, उम्र कैद भी हो सकती है। आप नहीं समझते कि हमें भी कोई इस तरह का बिल पास कर देना चाहिए ताकि ये चीज़ें यहीं पर रुक जाएं, उस पर दोबारा कभी बहस भी ना हो? ख्याल है हमारा पासपोर्ट पे बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि वो इसराइल नहीं जाया जा सकता। जिन्होंने जो गया है पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर, उनके खिलाफ लाजमन कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जो मैंने अब तक कानूनी जो माहिरीन है उनसे मशवरा किया है, वो बड़ा सख्त जो है जुर्म है जो किया है पाकिस्तानी पासपोर्ट का इसराइल जाने के लिए इस्तेमाल करके, और उस शख्स ने किसी से कोई इजाज़त नहीं ली है, ना हुकूमत से, ना वजारत दाखिला से, ना खारजा से। तो लिहाजा इसके ऊपर जो एक्शन है वो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह होगा, और आइंदा इस किस्म की कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। अल्लामा साहब, कई कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल के साथ हाथ मिलाते हैं। आप नहीं समझते कि इस वक्त की ज़रूरत ये भी है कि हमें उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा, उस साइड पे भी कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि तमाम मुस्लिम उम्मा एक तरफ हो इसराइल के मामले को? मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक की दाखिला और खारजा पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करता।
हमारी अपनी एक दाखिला खारजा पॉलिसी है, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, वही मौक़िफ़ मुमलिकत सऊदी अरब का है, वही मौक़िफ़ OIC के ममालिक का है। लिहाजा हमारे दोस्त ममालिक में से अगर किसी ने इसराइल से ताल्लुकात कायम किए हैं, ये उनकी पॉलिसी है। और पाकिस्तान जिस तरह अपने दाखिला और खारजा पॉलिसी में किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करता, इसी तरह हमें भी ये चाहिए कि हम दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत न करें, उनका हक है और यही एक बेहतरीन रास्ता है। बाकी इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब अल-अक्सा भी आज़ाद होगी, मकबूजा कश्मीर भी इंशाअल्लाह उनको भी हक खुद इरादियत मिलेगा और हम जाएंगे, अल-अक्सा जरूर जाएंगे, 2 नफल पढ़ के आएंगे, लेकिन आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत में इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। जैसे मौलाना साहब बात कर रहे थे कि जो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर गया उसकी तहकीकात होनी चाहिए, वाकई में इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। सब इस पर हुकूमत क्या करती है, वैसे तो हुकूमत ने वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि इस किस्म का कोई सरकारी डेलीगेशन नहीं गया, लेकिन स्टिल कौन पाकिस्तान से गया, किसने इजाज़त दी, इस पर तहकीकात होना ज़रूरी है। नाज़रीन टाइम है यहाँ पर ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से। जहां पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, जहां पर डीजल की प्राइस बढ़ रही है, वहीं पर अब एक और आवाम के ऊपर बॉम्ब गिरने वाला है और वो है बिजली की महंगाई का बॉम्ब। तो इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ भी होंगे, डिटेल जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम अगर मुल्क की महंगाई की बात करें तो इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी हमने पेट्रोल बम देखा, अभी हमने डीजल महंगा होते देखा, लेकिन अब बारी आ चुकी है बिजली की। इस वक्त ये ज़राए के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि 1 जुलाई से बिजली की कीमत 8 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। तो ये आगे आखिर ये प्राइसेस कहाँ तक जाकर रुकेंगे? हमारे साथ हमारे पब्लिक न्यूज़ इस्लामाबाद मौजूद हैं राजा उस्मान ताहिर साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया, टाइम दिया। कहिएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, मजीद कितनी महंगाई होनी है? बिजली की कीमत की बात करें, तेल की कीमत की बात करें, ये प्राइसेस कहां तक जाके रुकेंगी? अभी तो बिजली भी महंगी हो गई है, साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ 1 जुलाई से गैस की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। तो आवाम के लिए बुरी खबरें हैं कि जुलाई का जो महीना है वो उनके लिए महंगाई लेके आएगा। 1 जुलाई से जो है बिजली की कीमत में 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है और हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि बिजली की कीमत में इजाफा किया जाएगा। जो सब्सिडी दी जा रही थी 5 रुपये की, वो उसको फिलफोर खत्म किया जा रहा है और 1 जुलाई से इसमें जो इजाफा किया जाएगा ये सहमाई बुनियादों के ऊपर किया जाएगा, सहमाई टैरिफ में इजाफा होगा और इसी तरह ये 7 रुपये जो है वो बनेगा। जबकि IMF को ये भी हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि बिजली की वो तकसीमकार कंपनियां जो मुनाफा बख्श हैं उनको भी फरोख्त करने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर हुकूमत सब्सिडी दे रही थी तो इसकी कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। 3 जून से भी इसमें इजाफा होगा और जुलाई में मजीद इजाफा होगा। अभी हुकूमत का ये कहना है कि पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी जो हुकूमत दे रही थी वो 47 रुपये 2 पैसे थी, जो कम होकर 17 रुपये 2 पैसे रह गई। इस तरह डीजल के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी हुकूमत की जानिब से वो 86 रुपये 71 पैसे थी, जो कम होकर 56 रुपये 71 पैसे रह गई है। जबकि मट्टी के तेल के ऊपर जो सब्सिडी थी वो 51 रुपये 83 पैसे थी, जो कम होकर 21 रुपये 83 पैसे रह गई है। तो इस तरह हुकूमत ये कह रही है कि अभी भी हम सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, इसको मजीद कम करेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 200 प्लस हो जाएंगी, यानी 200 प्लस का हिस्सा जो है वो क्रॉस करेंगी। और 1 जुलाई से गैस की कीमतों में 50% इजाफा किया जा रहा है और इसी तरह गैस कंपनियों का ये मौक़िफ़ था कि काफी अर्से से गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, तो वो एक बहरानी सी कैफियत है गैस कंपनियों के लिए और उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तो हुकूमत से दरख्वास्त की है, हुक्रान में उन्होंने दरख्वास्त की है कि गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए और इसके साथ साथ 1 जुलाई से जो है वो बिजली की कीमतों में भी 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत ने ये तमाम तर यकीन दहानियां कराई हैं IMF को और तभी तो जो स्टाफ लेवल का मायदा था IMF और पाकिस्तान का वो नहीं हो सका था, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से ये सब्सिडीज खत्म नहीं की गई थी। अब हुकूमत ने हमको यकीन दहानी कराई है। सबसे बड़ी यकीन दहानी ये करवाई गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है और इसके साथ साथ ये भी कहा है उन्होंने कि 7 रुपये फ़ी यूनिट 1 जुलाई से इजाफा हो रहा है और गैस की कीमतों में भी इजाफा कर रहे हैं। से अगर डील करनी है, IMF से डील करनी है तो कौन कौन सी चीजों को बढ़ाना पड़ेगा? अभी अवाम को मजीद कितना और किस किस एस्पेक्ट से बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके ये डील होगी?
जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। IMF ने सबसे पहले ये शरायत रखी थी जो गैर जरूरी सब्सिडीज है उनको फिलफौर खत्म किया जाए, और हुकूमत ने पहले तो हुकूमत नहीं मान रही थी, हुकूमत ने दरख्वास्त की थी IMF से कि ये सब्सिडीज की जो हम दे रहे हैं इसको इससे विड्रा किया जाए, लेकिन IMF का सबसे बड़ा मुतालबा यही था। इसी के ऊपर IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी खत्म हो गए थे, और जब पाकिस्तान दोबारा वज़ीर खजाना पाकिस्तान पहुंचे हैं, वज़ीर आज़म से मुशावरत की है, तो उनका फिर यही कहना था कि जो पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी IMF से कि इसमें मजीद इजाफा किया जाए, $2 अरब का, यानी $6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब IMF का कर्ज प्रोग्राम है उसको में भी इजाफा किया जाएगा, और 1 साल इसमें मजीद तोसी भी हो जाएगी। तो ये उसी सूरत होगा जब IMF के तमाम तरह जो मुतालबात हैं वो माने जाएं, और उनके मुतालबात आहिस्ता आहिस्ता करके माने जा रहे हैं। जिस तरह बिजली के पेट्रोलियम मसवाद की कीमत में इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों की बात की, 26 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत में और मिट्टी के तेल में इजाफा किया गया है, और 30 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। खबर ऐसे भी सामने आ रही है कि ये मजीद भी आगे और 30 रुपए भी बढ़ सकता है। तो ये कब तक होने का इम्कान है? इस एस्पेक्ट में कितनी और मजीद प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी? मजीद 3 जून तक वजारत खजाना ज़राए ने कंफर्म किया है कि 3 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 8 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। तो अब हो सकता है का मतलब ये कि उन्होंने ये कंफर्म कर लिया है कि 3 जून तक जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 8 रुपए इजाफा करेंगे, और इसी तरह 1 जुलाई तक मजीद इजाफा किया जाएगा। फिर 15 जून से इसमें मजीद इजाफा होगा, फिर आगे 30 जून को फिर मजीद इजाफा होगा। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम अज कम जो है वो 200 रुपए फी लीटर से क्रॉस करेंगी, और ये कंफर्म हुआ है। ज़राए खजाना ने कंफर्म किया है कि ये हर सूरत हुकूमत ने करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर इनके लिए मुश्किलात होंगी। माशी सूरत हाल, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, करने के लिए भी बहुत सारे सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ राजा उस्मान ताहिर साहब साथ मौजूद थे। अभी बहुत सारे और भी सख्त मौशी फैसले हुकूमत को लेने पड़ेंगे, और आवाम को मजीद महंगाई भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।